हराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामल भूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधि शोषणाय तुभ्यं नमः रविसमा तव तेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वल वैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशनाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविराग शिवप्रदाय। जय बोले अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान ने की, देवादिदेव श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान ने की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर श्री 108 विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी महाराज की, युग प्रमुख शमनाचार्य घनाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महाराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। कल अपन लवण समुद्र के जो पाताल है उसकी क्या स्थिति रहती है उसको समझा था। लवण समुद्र में 4 दिशा, 4 विदिशा और बाकी के 8 अंतराल, ये सब मिला के टोटल 1008 पाताल होते हैं। हर पाताल है 4 दिशा के हर पाताल की साइज सेम होती है, 4 विदिशाओं के पाताल की साइज थोड़ी उससे कम होती है और जो 1000 जगन्य पाताल है उसकी साइज उससे भी कम होती है। फिर अपन ने जो साइज है यानी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग हर पाताल को 3 भाग में डिवाइड किया था, क्योंकि पाताल में जो नीचे का पोर्शन है वहाँ पे सिर्फ जल होता है और जो बीच का पोर्शन है उसमें जल और वायु दोनों मिक्स होते हैं। तो हर पाताल में ये 3 पोर्शन होते हैं, ऊपर जल, बीच में जल वायु और नीचे सिर्फ वायु। तो ये जो 3 पोर्शन है वो किस तरह से डिवाइड करेंगे? तो आचार्य महाराज ने बोला कि यदि ज्येष्ठ पाताल के 3 डिवाइडेशन देखने हैं तो ज्येष्ठ पाताल की जो हाइट है उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 पोर्शन आपके उतनी साइज के आ जाएंगे। मध्यम पाताल है उसकी जो हाइट है 10,000 उसको 3 से डिवाइड कर दो तो हर एक पोर्शन एक साइज का हो जाएगा। ऐसे ही जगन्य पाताल की जो 1000 हाइट है उसको 3 से डिवाइड कर दो तो 3 पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे। तो यहाँ वही समझा था कल अपन ने कि जो ज्येष्ठ पाताल है वो लगभग 33,333 समथिंग कुछ योजन, वो ऊपर का जल का पोर्शन, बीच का जल और वायु का और नीचे का वायु का पोर्शन, इस प्रकार से 3 भाग डिवाइड होते हैं। इसी प्रकार से मध्यम और इसी प्रकार से जगन्य, इतना कल अपन ने समझा था। नेक्स्ट ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद कल ये देखा था कि जब कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है तो अपने यहाँ पे भी अपन देखते हैं कि कृष्ण पक्ष में जैसे जैसे अमावस्या आती है वैसे वैसे पानी जो होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है, शुक्ल पक्ष में पानी बढ़ता रहता है। वैसे ही लवण समुद्र में
जब कृष्ण पक्ष आता है तो बीच का जो वायु और जल वाला पोर्शन है, तो कृष्ण पक्ष में जो बीच का पोर्शन है उसमें जल बढ़ जाता है, राइट, यानी पूरा जल हो जाता है। और जब शुक्ल पक्ष आता है उसमें पूर्णिमा तक बीच का पूरा पोर्शन किससे भर जाता है? वायु से भर जाता है। तो नीचे का जो पाताल का जो नीचे का पोर्शन है उसमें जिस प्रकार से वायु की चंचलता होती है, यानी वायु का वेग शुक्ल पक्ष में नीचे बढ़ता है, तो बढ़ता बढ़ता ऊपर के पोर्शन में भी पूरा वायु से फुल हो जाता है, और फिर यानी ऊपर का पोर्शन भी पूरा वायु से फुल होता है। जब फिर कृष्ण पक्ष होता है तो उसका जस्ट ऑपोजिट होता है, और ऐसे तीनों पातालों में होता रहता है। ठीक, अब आगे पढ़ते हैं। यानी यहाँ शॉर्ट में फिर से लिख लिया कि पातालों के 3 भागों में जब पूर्णिमा होती है तो नीचे के 2 पोर्शन होते हैं वो पूरे किससे? वायु से भर जाते हैं, राइट, और जो ऊपर का पोर्शन है उसमें सिर्फ जल रहता है। जब अमावस्या आती है तो ऑपोजिट होता है, नीचे वायु और ऊपर के 2 पोर्शन है वो किससे भर जाते हैं? जल से भर जाते हैं। तो ये सिस्टम कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में होती है। वो अपने यहाँ पे भी अपन देखते हैं कि जब कभी पूर्णिमा पे कोई चौपाटी पे खड़े हो जाओ तो एकदम पानी का फ्लो बिल्कुल बढ़ जाता है, और जब अमावस्या पे खड़े रहो तो बहुत दूर 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 से देखने को मिलता है, ऐसा। ठीक, तो समुद्र जल की वृद्धि और हानि का प्रभाव। सीमंत बही पर स्थित उत्कृष्ट पातालोद्धारा जो समुद्र का जल है वो 4000 धनुष बढ़ता है। यानी उत्कृष्ट पाताल कहाँ तक है? पढ़ा था ना अपन, कहाँ पर है? टॉप सरफेस तक, यानी अपर भाग का जो फर्स्ट व्हील है उसका नाम है सीमांतक व्हील। तो खर भाग और पंख भाग पूरा 1,00,000 योजन में क्या है? उत्कृष्ट पाताल है। तो यहाँ लिखा है कि सीमंत व्हील पर स्थित उत्कृष्ट पातालों द्वारा क्या होता है? समुद्र का जल कितना बढ़ता है? 4000 धनुष बढ़ता है, और उतना ही घटता है। जब कृष्ण पक्ष आएगा तो धीरे 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 घटेगा, शुक्ल पक्ष आएगा तो मैक्सिमम कितना बढ़ेगा? 4000 धनुष बढ़ेगा। पूर्णिमा और अमावस्या तक जल का स्तर, तो शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा तक समुद्र का जल यहाँ योजन में कर दिया 700 योजन से 4000 धनुष बढ़ जाता है। यानी 700 योजन से स्टार्ट करके 4000 धनुष तक क्या होता है? धीरे 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 जल पूर्णिमा तक बढ़ता जाता है। कृष्ण पक्ष में अमावस्या तक इतना ही घटता जाता है, राइट। यानी आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि 4000 धनुष बढ़ा था, वो करते 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 कितना आ जाएगा? 700 योजन। और अपन ने देखा था लवण समुद्र का आकार कैसा है? लवण समुद्र का आकार, हाँ, एक नाव के ऊपर दूसरी नाव उल्टी रख दी तो कैसा शेप बनता है? ऐसा, और नीचे ऐसा। तो पानी बीच में क्या है? ऊंचा है। तो पानी का जमीन, यानी जमीन का मतलब जो चित्रा पृथ्वी पर लवण समुद्र है वहां से पानी की हाइट कितनी ज्यादा है? पढ़ा था स्टार्टिंग में, ऊंचाई कितनी थी? चित्रा पृथ्वी से बीच में पानी कितना ऊंचा है? 700 योजन। कितना? हाँ, तो चित्रा पृथ्वी से ऊपर की हाइट 700 योजन है ना। नीचे 1000 योजन, ऊपर 700 योजन। तो 700 योजन से जल बढ़ना स्टार्ट करेगा, 4000 धनुष तक ऊपर जाएगा, और अमावस्या में वही 4000 धनुष से घटना स्टार्ट होकर के 700 योजन तक वापस आता है। ठीक, 15 दिनों में जल परिवर्तन। तो 15 दिनों में जल कितना बढ़ता है? 4000 धनुष बढ़ता है। तो एक दिन में कितनी वृद्धि और हानि होगी? राइट, वृद्धि हानि किस अपेक्षा से? शुक्ल पक्ष की अपेक्षा से वृद्धि, कृष्ण पक्ष की अपेक्षा से पानी की क्या होगी? हानि होगी। तो कितनी वृद्धि और हानि होगी? तो 15 दिन में 4000 धनुष, तो एक दिन में कितना? तो 4000 अपॉन 15, तो 800 अपॉन 3, यानी छेद निकाल दिए, 5 3 5 50, और ऊपर 800 अपॉन 800 5 400, तो 800 अपॉन 3, तो उसका आंसर आ जाएगा 266 सहित 2। एक दिन, प्रत्येक दिन कितना पानी बढ़ता है? लगभग 266 धनुष रोज पानी वहां बढ़ता है। कब तक? जब तक एकम से स्टार्ट करके पूर्णिमा तक।
और पूर्णिमा से फिर एकम से अमावस्या तक इतना ही पर डे इतना घटता है। ठीक, इसी प्रकार एक दिन में जल की हानि और वृद्धि कितनी होती है? 266 से 2/3 धनुष। अब एक लोगायनी ग्रंथ है, यानी बहुत सारे जो ग्रंथ है जिसमें 3 लोक का वर्णन है। जैसे मेन ग्रंथ है तिलोपन्नति जी, त्रिलोक सार जी, सिद्धांत सार दीपक, फिर हरिवंश पुराण में भी 3 लोक का वर्णन है, थोड़ा बहुत पद्म पुराण में है, यानी लवण समुद्र रिलेटेड कुछ वर्णन पद्म पुराण में भी है, पूरा नहीं है लवण समुद्र का। पद्म पुराण में इसलिए आया कि जो पद्म पुराण में उसमें रावण आता, रावण लवण समुद्र में रहता था, इसलिए उसमें भी थोड़ा लवण समुद्र का वर्णन पद्म पुराण में भी है। एक सिद्धांत सार दीपक करके ग्रंथ है, उसमें भी 3 लोक का वर्णन दिया गया है। एक लोक विभाग करके बहुत प्राचीन ग्रंथ है, उसमें भी 3 लोक का वर्णन है। फिर जम्बूद्वीप पन्नति है, उसको जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति भी बोलते हैं, प्राकृत में बोले तो पन्नति बोलते हैं। तो जम्बूद्वीप पन्नति में भी सिर्फ जम्बूद्वीप का वर्णन है, इतना बड़ा ग्रंथ है, उसमें सिर्फ जम्बूद्वीप का वर्णन है। तो ये सब ग्रंथ है। फिर एक लोगायनी ग्रंथ है, कौन सा? लोगायनी। तो जो ग्रंथ में कहीं कहीं डिफरेंस आया, जैसे बहुत सारे मेजरमेंट सेम होते हैं, तो जो मेजरमेंट सेम है तो वहाँ पे अलग से वो ग्रंथ मेंशन नहीं किया है। वही बात त्रिलोक सार जी में है, वही तिलोपन्नति, लोक विभाग, राइट, जहाँ जहाँ सेम मैटर है तो उन सबको एज इट इज लिख दिया, जहाँ वेरिएशन आ रहा है वहाँ मेंशन किया है। तो ये लोगायनी ग्रंथ में इस टॉपिक को रिलेटेड कुछ वेरिएशन है तो वो यहाँ मेंशन किया है। यानी आपने एक ग्रंथ पढ़ा तो सारे ग्रंथ आपके कंबाइन हो जाएंगे, राइट। तो लोगायनी ग्रंथ का मत क्या बोलता है? तो दोनों किनारों से 55,000 योजन प्रवेश करने पर लवण समुद्र के जल में 2 कोश ऊंचाई और शेष में हानि वृद्धि होती है। यानी वहाँ क्या बोला कि वहाँ अपन ने कितना बोला, कितना आते अंदर? 99,000, राइट। स्टार्टिंग में अपन ने उत्कृष्ट पाताल कितने हैं? तो 99,000 आने पर यहाँ पे क्या बोला कि 55,000 योजन प्रवेश करने पर वो ऊंचाई कितनी मिलेगी? तो जल में 2 कोश ऊंचाई, यानी गहराई बोल दो पानी में, राइट, और शेष में हानि वृद्धि होती रहती है, वहाँ ऐसा लिखा है। अमावस्या के दिन समुद्र भूमि सदृश समतल होता है। यहाँ पे ऐसा बोला कि अमावस्या के दिन पानी कहाँ पे आ जाता है? चित्र पृथ्वी का जो जम्बूद्वीप के कनेक्टेड जो स्तर है वहाँ पे आ जाता है, राइट। पर यहाँ बाकी ग्रंथों में क्या बोला कि 700 योजन हाइट रहती है एटलीस्ट अमावस्या के दिन पे, पर लोगायनी ग्रंथ वालों ने बोला कि वो समतल हो जाता है। फिर बोला शुक्ल पक्ष में आकाश की ओर बढ़ते हुए पूर्णिमा को 2 कोस प्रमाण पड़ता है, राइट। वहाँ बोला 2 कोस पड़ता है, वहाँ लिखा 2 कोस, यानी बात तो वही हुई 2000 धनुष बराबर 1 कोश होता है, तो 4000 धनुष बराबर 2 कोश। तो वो वेरिएशन सेम है, 4000 धनुष बोलो या 2 कोश बोलो, एक ही बात है, राइट। तो वो जब शुक्ल पक्ष में बढ़ता है वो वेरिएशन सेम है, बट जब अमावस्या को बढ़ता है वो डिफरेंट है, वहाँ 700 योजन तक आता है, यहाँ समुद्र की जो चित्र पृथ्वी जहाँ पर है वो लेयर तक आ जाता है, ठीक। शुक्ल पक्ष में समुद्र का जितना बढ़ता है कृष्ण पक्ष में उसी क्रम से घटता है। समुद्र की ऊंचाई भूमि से आकाश में 11,000 योजन प्रमाण है अन्य आचार्यों का मत, यानी लोगायनी ग्रंथ छोड़ दो, तिलोपन्नति जी छोड़ दो, त्रिलोक सार जी छोड़ दो, और कोई ग्रंथ में जहाँ जहाँ 3 लोक का मेंशन किया है उन आचार्यों ने ऐसा बोला है कि भूमि से उसकी ऊंचाई कितनी है? 11,000 योजन है। शुक्ल पक्ष में समुद्र का जल क्रमशः 5,000 योजन बढ़ता है, राइट, और कृष्ण पक्ष में उतनी ही हानि होती है। तो ये जल की हानि वृद्धि में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है, तो अपन ने सभी का यहाँ पे लिख दिया, सभी के मत हमारे लिए मान्य है, ठीक। नेक्स्ट, ये पार्श्व भाग में जल कणों का विस्तार, जैसे बीच में ये पाता है तो उसके आजू बाजू में जल कण कैसे रहते होंगे, कितना कितना पानी होता होगा?
तो लिखा पातालों के मुख विस्तार से 5 गुना पानी यानी जल कण पातालों के पार्श्व भाग में आकाश में उछलता है। जैसे पाताल है, राइट, तो पातालों का जितना मुख का व्यास है, अपन ने सभी का मुख का व्यास निकाला था, राइट। उत्कृष्ट पाताल का कितना था मुख व्यास? 10,000। फिर मध्यम पाताल का कितना था? 1000। और ज्येष्ठ पाताल, अरे जघन्य पाताल का कितना था? 100, राइट। जितनी हाइट थी उसको 10 से हमने क्या किया था? डिवाइड किया था, फाइन। तो वो 10,000 हो गया था, वो 1000 और वो 100 हो गया था। तो हर एक पाताल का जो मुख व्यास है उससे 5 गुना पानी आजू बाजू में उछल रहा है। ये पाताल है तो आजू बाजू में तो पानी है ना, क्योंकि लवण समुद्र है। तो पातालों के पार्श्व भाग में पानी कितना उछलता है? तो 5 गुना पानी उछलता है। तो लिखा कि ज्येष्ठ पाताल है उसका मुख विस्तार कितना था? 10,000 था। उससे 5 गुना कितना हो जाएगा? 50,000, राइट। जो मध्यम पाताल थे वो कितना था उसका मुख विस्तार? 1000 था। तो फिर वो कितना हो जाएगा? 5000, राइट। और जघन्य पाताल का मुख व्यास कितना था? 100, तो वो कितना हो जाएगा? 500। तो इतना इतना 500 योजन पानी बाजू में उछलता है ज्येष्ठ पातालों में, हर एक पातालों के पार्श्व भाग में, आजू बाजू में, राइट। लोगायनी और लोक विभाग, मैंने बोला ना एक ग्रंथ लोगायनी और लोक विभाग के अनुसार जल शिखर पर समुद्र का विस्तार तो कितना हो जाएगा? 10,000 योजन। ये पाठांतर लिखा, पाठांतर यानी ये पाठ में 2 आचार्यों के मत अलग है तो उसको पाठांतर लिख दिया। तो एक टॉपिक आप यहाँ पढ़ते हो तो आपने कितने सारे ग्रंथों को एक साथ पढ़ लिया। हमको तो एक एक पढ़ना पड़ता, लोक विभाग की भी खोलो, सिद्धांत सार दीपक भी खोलो, ये खोलो, उन सबको कंबाइन करके लवण समुद्र लिखना होता है। और आपने इतनी देर में सारा आराम से पढ़ लिया, क्योंकि 95% 98% मैटर क्या होता है? सेम होता है। पर वो जो 2% अलग होता है उसके लिए पूरा ही पढ़ना पड़ता है, राइट। तभी हम क्या वहाँ वेरिएशन है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा। अब नया कहाँ कहाँ पर होती है, तो यहाँ एक सिंपल चार्ट बना दिया जिससे आप इजीली समझ सकते हो कि कहाँ पर कितनी नगरियाँ हैं, तो कहाँ पर स्थित है और कितनी दिव्य नगरियाँ हैं। तो कहाँ पर? तो पहला अभ्यंतर वेदी से, वेदी यानी जगती बोलो, राइट। अभ्यंतर वेदी से कितना आपको आगे आना? 700 योजन आगे आकर आकाश में समुद्र पर, यानी कोई उसका बेस नहीं है, आकाश में हवा में नगरियाँ है। तो कितनी नगरियाँ है? 42,000 नगरियाँ जो लवण समुद्र का अभ्यंतर तट है वहां से कितना आने का? 700 योजन दोनों साइड, जैसे बीच में जम्बू द्वीप है तो यहाँ से 700 एंड यहाँ से 700, राइट। वहां पे आकाश में कितनी नगरियाँ है? 42 था। क्या सीन होता होगा? नीचे पानी, ऊपर नगरियाँ। फिर बाह्य वेदी से 700 योजन ऊपर जाकर आकाश में लवण समुद्र की जो बाह्य वेदी यानी जहाँ लवण समुद्र की जगती आ गई, एंड हो गया, वहां से फिर से 700 योजन आगे और वहां पे कितनी नगरियाँ है? 72,000 नगरियाँ है, राइट। दोनों समझ में है। अभ्यंतर तट से भी 700 ऐसे जाओ, वहाँ 42,000 नगरियाँ, बाह्य तट से भी 700 अंदर आएगी, वहां पे कितनी? 72,000 नगरियाँ है। योजन ऊपर जाकर बाह्य वेदी से अभ्यंतर वेदी से 700 योजन ऊपर, राइट, अंदर नहीं आना, ऊपर जाएगा। अभ्यंतर वेदी से 700 ऊपर गए, वहां पे नगरियाँ है। बाह्य वेदी से 700 योजन आकाश में, राइट, वहां पे कितनी नगरियाँ है? 72,000 नगरियाँ है, क्योंकि पूरा गोल है ना, तो सब मिला के 72,000, यहाँ पूरा गोल है, वहाँ मिला के 42,000। अपन जब जगती पढ़े थे तब भी पढ़ा था, जगती पढ़ा था तब वहाँ 4 बड़े बड़े गोपुर द्वार थे, याद हो तो। हर एक जो मुख्य 4 द्वार है जम्बूद्वीप की जगती, उसके ऊपर भी क्या थी? आकाश में 4-4, हर दिशा में एक एक नगरी थी। ऐसे यहाँ पे भी कितना है? 700 योजन ऊपर जाओ, वहां पे भी क्या है? नगरियाँ है। फिर बाह्य तट की वेदी से भी 700 योजन ऊपर जाओ तो वहां पे भी नगरियाँ है, ठीक। लवण समुद्र के बहुमध्य भाग में 750 योजन यानी 700 योजन 2 कोश ऊपर जाकर आकाश में 28,000 नगरियाँ है, यानी तीनों जाकर, दोनों साइड 700-700 योजन, बीच में 750 योजन, इतना ऊपर जाके वहां पे कितनी नगरियाँ थी? अभ्यंतर वेदी से
42,000, बाह्य वीधि से 72,000 और बीच में 28,000। सबका प्लस किया, समुद्र के दोनों किनारों तथा जल शिखर पर कुल नगरिया हो जाएगी 1,42,000 योजन। टोटल इतनी नगरिया लवण समुद्र में है, राइट। तो लवण समुद्र में इतनी सारी नगरिया, यानी आजकल लोग देखने जाते हैं ना कि पानी में भी जीवन है, तो सब एप्रॉन और सब पूरा कॉस्ट्यूम पहन के लोग नीचे जाते हैं देखने के लिए कि वहाँ कैसे मगरमच्छ, मछलियाँ, और बहुत डेयरिंग होता है नीचे जाना, राइट। और पूरा देख के आते हैं। अब वो तो नीचे जाते हैं, यहाँ तो आकाश में ही नगरिया है, कितना सुंदर होता होगा। और जब वहाँ बिल्कुल मध्यम परिधि में तो इतने पाताल है ही लवण समुद्र में, आकाश में क्या है, पूरी नगरिया है। ठीक, नगरियों का विस्तार और आकार कैसी है? तो नगरिया उत्तम रत्नों से निर्मित गोलाकार है। नगरी भी कैसी है? गोलाकार। अपन पदमपुरा का मंदिर ही देख लेते, कितनी खुशी होती है। पदमपुरा जी गए होंगे तो वो मंदिर कैसा है? गोल है। तो एक इतना सा मंदिर हमने गोल देख लिया तो भी कितना सुंदर लगता है दूर से कि क्या मस्त गोल गोल मंदिर है। तो यहाँ तो पूरी नगरी की नगरी गोल होगी तो कितना सुंदर दिखता होगा। और प्रत्येक का विस्तार 10,000 योजन है। विशेषताएं, प्रत्येक नगरी में ध्वज, पताकाएं और उत्तम तोरण द्वार आदि होते हैं। इन नगरियों में बेलनधर और पूजक नामक नागकुमार देवों के प्रासाद है। यानी कौन से देव रहते हैं? नागकुमार जाति के बेलनधर और पूजक नाम के जो देव है उनके महल बने हुए हैं लवण समुद्र में। इन नगरियों का वर्णन करना कठिन है क्योंकि इतना लंबा लंबा वर्णन दिया है कि ना पूछो बात, तो एक लाइन कठिन है। पाठांतर यानी दूसरे शास्त्रों में क्या मत लिखा है? तो वज्रमय पृथ्वी पर नगरिया। वज्रमय क्यों बोला? कि यहाँ बोला आकाश में, यहाँ लिखा पृथ्वी पर। तो समुद्र के दोनों किनारे पर और शिखर पर बताई हुई देवों की नगरिया के पार्श्व भाग में वज्रमय पृथ्वी के ऊपर भी इतनी ही नगरिया है। यानी पहले तो क्या बोल दिया, आकाश में है, और फिर बताया कि ये नगरिया जो है उसके पार्श्व भाग में यानी आजू बाजू में भी वज्रमय पृथ्वी है और उसके ऊपर नगरिया है। तो ऐसा बोला है दूसरे शास्त्रों में, तो अपन ने भी उसको मान लिया कि ठीक है वो नगरिया आकाश में होगी, उसके आजू बाजू में कुछ पृथ्वी होगी वज्रमय और उसके ऊपर नगरिया, उतनी ही नगरिया आजू बाजू में भी है। ठीक। लवण समुद्र के ऊपर, आप तो वहाँ लवण समुद्र समझते थे तो 2 मिनट में समझ जाते थे, राइट। तो कितनी सारी चीजें हैं उसमें। लवण समुद्र के ऊपर अनेक द्वीप और पर्वत, क्या है? अनेक प्रकार के द्वीप और पर्वत। अच्छा, रावण जहाँ रहता था वो द्वीप का नाम क्या था? हाँ, लंका तो नगरी है, राइट। लंका क्या हो गई? नगरी हो गई, पर वो कोई ना कोई द्वीप के ऊपर होती है। तो वो द्वीप का नाम क्या था? पद्म पुराण पढ़ा ना सबने, फिर बताओ वो द्वीप कौन सा था? राक्षस द्वीप। क्या नाम था उसका? रावण राक्षस नहीं था, वो जिस द्वीप में रहता था उस द्वीप का नाम राक्षस द्वीप था, पर लोगों ने बदलते 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 रावण को ही क्या बोल दिया? राक्षस। ऐसे ही दुनिया, वो द्वीप जो था वो राक्षस द्वीप था और रावण का जो वंश था उसका नाम था राक्षस वंश। यानी वंश का नाम होता है ना, उसका नाम राक्षस वंश था कि उसके वंश में राक्षस जन्म लेते हैं। वो विद्याधर था। रावण क्या था? विद्याधर था। राक्षस वंश का नाम था और राक्षस द्वीप पे रहता था, बट वो राक्षस नहीं था। ठीक है, उसने जो सोचा और किया वो राक्षस वाला काम था, पर वो बेसिकली राक्षस नहीं था। ठीक। तो लवण समुद्र के ऊपर अनेक द्वीप और पर्वत, ज्येष्ठ पातालों के दोनों पार्श्व भाग में स्थित पर्वतों का निरूपण। यानी जो ज्येष्ठ पाताल है, कहाँ पर है ज्येष्ठ पाताल? 4 दिशाओं में, सेंटर में, मध्यम परिधि में, राइट। वहां के दोनों पार्श्व भागों में, हर एक ज्येष्ठ पाताल के पार्श्व भागों में भी क्या है? पर्वत है। यानी आपको इमेजिनेशन करना पड़ेगा, राइट। पर्वतों की स्थिति कैसे पर्वत है? तो समुद्र के दोनों किनारों से आप कितना जाओ, 42,000 योजन अंदर प्रवेश करने पर ज्येष्ठ पाताल के दोनों पार्श्व भाग में एक एक पर्वत है। यानी ये ज्येष्ठ पाताल है,
यहाँ से 42,000 आओ, अभ्यंतर वेदी से 42,000 आओ, और जहाँ ज्येष्ठ पाताल मिलेंगे उसके दोनों एग्जैक्ट पार्श्व भाग में क्या है, एक एक क्या है, पर्वत है। ज्येष्ठ पातालों के दोनों पार्श्व भाग में कुल मिलाकर कितने पर्वत हो गए, 4 ज्येष्ठ पाताल, और हर एक के पार्श्व भाग में एक एक पर्वत, तो कितने पर्वत हो गए, 8। समझ में, 4 ज्येष्ठ और एक पाताल के दोनों साइड एक एक, तो 4 साइड के 8। प्रत्येक पर्वत का तिरछा विस्तार 1,16,000 योजन है। हर पर्वत कितना है, तिरछा कितना, 1,16,000 योजन एक एक पर्वत है। फिर क्या बोला, अब जप्ती से पर्वत तक का अंतर, ये मैंने बहुत इजी करने के लिए ये सब स्टेप लिख दिए कि हम पहले जप्ती से पर्वत तक का डिस्टेंस निकालते हैं। तो जप्ती से पर्वत तक का अंतर 42,000 आए, इधर से भी 42,000 आए, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों का प्लस कर दिया, तो कितना हो गया, 84,000। फिर क्या करो, कुल विस्तार निकालना है, तो पर्वतों का विस्तार प्लस जप्ती से पर्वतों तक का अंतराल, तो पहले यहाँ से 42 आए, यहाँ से 42, वो 84,000, और फिर पर्वतों का विस्तार आचार्य महाराज ने हमको दिया 1,16,000, तो 1,16,000 प्लस 84,000, तो कितना हो गया, 2 लाख योजन। यानी कितना परफेक्ट, एक साइड का मेजरमेंट कितना है लवण समुद्र का, 2 लाख हो गया ना, यानी कहीं से भी एक पॉइंट का भी वेरिएशन नहीं आता। यहाँ से 42,000, यानी मैंने सोचा कि अपन करें तो सही 2 लाख आ रहा है कि नहीं, राइट, तो आ गए, यहाँ से 42,000 जाओ, यहाँ से 42,000, 84 हो गए, और बीच में क्या है, पर्वत है, राइट, तो पर्वत का प्लस कर दिया, 1,16,000, तो हो गया 2 लाख योजन। पर्वतों की ऊंचाई जल से ऊपर 1,000 योजन, यानी जो पर्वत है वो कितने ऊंचाई बताइए, वो तो विस्तार था 1,16,000, पर ऊंचाई कितनी है, 1,000 योजन के पर्वत है, इतनी हाइट वाले। और पर्वतों का आकार अर्ध घट सदृश, अर्ध घट, घट यानी कलश जैसा, राइट, तो आधा कलश रख दो, ऊपर का निकाल दो, और आधा कलश का कैसा आकार होता है ना, हाँ, बाउल जैसा, जैसे कटोरी होती है ना, वैसा अर्ध घट सदृश। और पर्वतों का वर्ण, सारे पर्वत कैसे कलर के, श्वेत यानी व्हाइट कलर के 8 पर्वत है, तो कितना जबरदस्त, वो 1 लाख योजन की हाइट वाला ज्येष्ठ पाताल, उसके आजू बाजू में 1,000 योजन की हाइट वाला क्या है, यानी उसके सामने तो कुछ भी नहीं लगते होंगे, वो पाताल के आजू बाजू में तो क्या ही लगे, 1 लाख और 1,000, उतने हाइट वाले क्या है, 2 यानी 8 पर्वत है। ठीक, फिर एक कॉमन चार्ट बना दिया जिससे इजी हो जाता है, तो ये अपन कल देखेंगे, आज इतना रखते हैं, पर क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग काम है, आपको उसमें समझना पड़ेगा डायग्राम में, तो आज के दिन में वो 15-20 मिनट में कंप्लीट नहीं होगा कि 8 पर्वत कहाँ पर है, वहाँ पे कौन रहते हैं, और वो कुमानुष रहते हैं, तो वो कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ बने थे कुमानुष लवण समुद्र में, पर वो एग्जैक्ट कहाँ रहते हैं वो अब समझ में आएंगे, पातालों में नहीं रहते हैं, पातालों के आजू बाजू जो पर्वत है, और पर्वत में भी सबकी प्लेस फिक्स है कि कौन सी दिशा में कौन सा कुमानुष रहेगा, राइट, वो उसका आकार कैसा होता है, वो सारी चीज़ें अपन कल समझेंगे, आज इतने ही रखते हैं। हाँ, अब पीछे परिवर्तन के लिए आप लोगों को जो फॉर्म एक बार दिए गए थे, याद हो तो, नियम के फॉर्म, पीछे परिवर्तन यानी पीछे बोली से नहीं जाती है, संयम का उपकरण संयम से जाता है, राइट, तो आप लोगों को वो फॉर्म फिलअप करने दिए गए थे एक बार, यानी अपन ने 3 वीक, एक बार नहीं 3 वीक एवरी संडे अपन ने फिलअप किए थे, तो वो फॉर्म आप ईमानदारी से समझ करके, भावुकता से नहीं, समझ करके, सोच समझ के, अच्छी दृढ़ता पूर्वक, अच्छी विशुद्धि पूर्वक फिलअप करके यहाँ पे सबमिट करने हैं, और आपकी सबमिशन डेट है लास्ट बिफोर दिवाली, राइट, यानी दिवाली 30 तक आपको सबमिट कर देने हैं, और तब क्योंकि हमको भी 4-5 दिन चाहिए उसको देखने में और वो सब करने में, 30 नहीं तो 27 तक, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास भी बचना चाहिए, तब तक आप नहीं कर रहे, जीवन ऐसे ही चल रहा है,
तो कुछ ना कुछ लाइन वहाँ पे भी बना दो संयम की कि हम इतना कपड़ा इतना वो एक अच्छा आप रेशियो फिक्स करो। तो अपनी अपनी शक्ति अनुसार पूरी समाज को संयम के भाव जगाने चाहिए। पीछे भले 2 हो पर लाभ पूरे 2000 को मिलना चाहिए, राइट। तो संयम के भाव सभी जगह हर व्यक्ति हर व्यक्ति को इन्फॉर्म करे। वो फॉर्म खाली फॉर्म नहीं है तो हम दे देंगे फॉर्म, आप उसको व्हाट्सएप और उस पर स्प्रेड कर सकते हो, प्रिंट आउट करके फिलअप करके 27 तक अधिकार भी आता है पूरा डिटेल, राइट। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी लिखा है कि नमोकार मंत्र पावरफुल मंत्र है, वो कभी भी कहीं पे भी व्यक्ति कोई भी सिचुएशन में कर सकता है, पर विशेष जाप होती है वो विशेष समय और विशेष मुहूर्त में ही करनी चाहिए, उसका विशेष प्रभाव होता है, राइट। और उसी स्थिति में करनी चाहिए। तो शरद पूर्णिमा के दिन 6:30 से 7:30 तक छत पर बैठकर जो पूर्णिमा की रोशनी होती है, राइट, वो रोशनी के नीचे बैठकर अपनी इतनी बड़ी छत है, क्या करेंगे, हमको रोज रोशनी मिलती है, सबको मिले, ठीक। और पूर्णिमा के दिन भरपूर रोशनी होती है, वो रोशनी में बैठ करके वो परफेक्ट टाइम है। ऐसा नहीं कि 6:30 तो आप 7:30 पे आओ, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा भाई। जिस समय शादी होती है उसी समय करनी पड़ती है, जिस शादी का मुहूर्त होता है उसी समय करो तो सब काम बराबर होता है ना। ऐसे जिस समय जो मुहूर्त होता है उसी समय काम करने से उसका लाभ मिलता है। तो बाकी सब आप आगे पीछे आते रहते हो, पर शरद पूर्णिमा के दिन आपको वाइट कलर के यानी जेंट्स है वो वाइट कलर के कॉस्ट्यूम में आएंगे, और जो लेडीज है सब वाइट नहीं पहन सकती। जो लड़कियां हैं स्पेशल ये जाप होती है मेमोरी पावर के लिए, राइट। ये बता दो ये जो शरद पूर्णिमा के दिन जो जाप की जाती है ना, सरस्वती प्रसन्न होती है, मेमोरी पावर के लिए जाप की जाती है, ऐसा लिखा हुआ है। और वही जाप अपन वहाँ करेंगे, राइट। तो हर व्यक्ति अपने बच्चों को लेके आए, राइट। हर व्यक्ति अपने जो ये बादाम खिलाने से अकेली बुद्धि बढ़ती नहीं है, राइट। कुछ पुरुषार्थ भी अपने जीवन में होता है और अपन इधर उधर भटकते हैं, अरे हमारा बच्चा फोकस नहीं है, हमारा बच्चा कंसंट्रेशन से पढ़ता नहीं है, तो कितनी काउंसलिंग कराते हैं, कितना कितना अपन, यानी आज की माँ बच्चे को मोबाइल चलाते हो बच्चा फोकस्ड हो जाए तो कैसे हो जाएगा, राइट। तो वो बहुत टफ है। पर शास्त्रों में लिखा है कि शरद पूर्णिमा में चांदनी की रोशनी में क्या करनी चाहिए, विशेष जाप विशुद्धि पूर्वक करने से मेमोरी पावर क्या होता है, इंक्रीज होता है। और मेमोरी पावर तो बूढ़े व्यक्ति को भी चाहिए, किसको नहीं चाहिए। कोई बोलते ये कर लो मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, तो कौन नहीं करेगा, सबको चाहिए, राइट। बुद्धि की जरूरत हर एक व्यक्ति को लाइफ टाइम जब तक मोक्ष न मिले तब तक जरूरी है, नहीं तो हम भटक जाएंगे। तो उस दिन 6:30 से एग्जैक्ट स्टार्ट हो जाएगी 7:30 तक, और सब हाँ शाम को चांद तो तभी मिलेगा, सुबह में तो सूरज हावी होता है, राइट। शाम को चांदनी की रोशनी में वही मुहूर्त में अपन जाप करेंगे और छत पे करेंगे। तो छत अच्छे से क्लीनिंग करा के वहाँ चेयर थोड़ी लगवा देना, जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते, और बच्चों को टाइम से लेके आए, बच्चों को अपन आगे बिठा देंगे और धीरे से पीछे। पर उसका मतलब आपको 6 बजे से आना शुरू करना पड़े, फिर अभी जाप शुरू होगा नहीं, एक आ रहा है नहीं, एक चेयर खिसका है, तू हट तू जगह कर, वो वाला काम नहीं, राइट। टाइम से आओ, 6:30 बजे के बाद शटर बंद कर देंगे, 6:30 बजे के बाद शटर बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो जाप में डिस्टर्बेंस हो। जाप तो जाप, जितने लोग आए विशुद्धि पूर्वक मस्त जाप करेंगे। तो ये मैसेज आप हर समाज के हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चों को ज़रूरत होती है। उनकी मम्मी या पेरेंट्स कितने चिंता करते हैं, कितनी काउंसलिंग लेते हैं। अपने शास्त्रों में हर एक चीज़ के सॉल्यूशन होते हैं, राइट। सब कुछ लिखा हुआ है, बस पढ़ने वाले और करने वालों की कमी है, ठीक। तो अपन उस दिन जाप करेंगे, एग्जैक्ट 6:30 बजे शटर बंद हो जाएगा, उसके पहले आके आपको अपनी अपनी प्लेस ले लेंगे। चेयर्स और वो भी लगाए तो बीच में डिस्टेंस रखें, यानी जाप भी करें तो ऐसे क्या होता है, एक दूसरे को टकरा के कभी नहीं बैठना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, है एनर्जी क्या हो जाती है, एक दूसरे में चली जाती है। हाँ अच्छा, सबकी नेगेटिव पॉजिटिव होती है इसलिए
देखो उसके पीछे जैनिज्म क्या बोलता है, जैसे ये अंकल है, उनकी बॉडी के जो समूर्चन जीव होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। वही हीराचंद अंकल की बॉडी के समूर्चन जीव क्या होते हैं, डिफरेंट। हर एक व्यक्ति की बॉडी के समूर्चन जीव डिफरेंट है। टकरा के बैठने से जैसे ही एटमॉस्फेयर चेंज होता है वो जीव तुरंत मर जाते हैं। क्या होता है, तुरंत असंख्यात जीव मर जाते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, डिस्टेंस रख के बैठना चाहिए। एनर्जी का कुछ इश्यू नहीं है, इश्यू क्या है, वो जीवों की विराधना। हम आते क्यों हैं, पुण्य कमाने, और टकरा टकरा के बैठ गए तो क्या हो गया, सारे समूर्चन जीवों की हिंसा होती है। तो उससे बचने के लिए एक प्रॉपर लाइन बना देना, यानी वो अरेंजमेंट पहले से हो। 6:30 बजे से अरेंजमेंट स्टार्ट ना हो, राइट, वो पहले 5 बजे सबकी लाइन लग जाए, आने वाला व्यक्ति आराम से अपनी जगह पर बैठे और शांति से जाप अपन करेंगे। माला भी अरेंज करनी पड़े, मंदिर में जो माला है वो लाके रख देना। सब अपने घर से एक एक लेके आए, बोल देना अपने साथ साथ एक एक लेके आए। कुछ भूले भटके आ गए तो मंदिर वाली काम आ जाएगी। तो अपने साथ साथ एक माला लेके आए और आराम से अपन 1 घंटा सरस्वती मंत्र की आराधना है, अलग अलग मंत्र है उसकी आराधना करेंगे। आज इतना ही। जय बोले गणाचार्य गुरुदेव श्री विराग सागर जी महाराज जी की जय। साड़ी, अच्छा आपका क्वेश्चन है, रेड कलर, रेड कलर, हाँ रेड रेड, लेडीज के लिए सबको अवेलेबल होता है। श्रावणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो तो। हे जिनवाणी भारती तोई जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रह, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष पावन। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान। जय बोले द्वादशांग शिरोमणि माता की। समुद्र के दोनों तट पर और शिखर पर स्थित नगरियों का वर्णन, राइट। क्या लिखा है, लवण समुद्र है, उसके दोनों तट। दोनों तट कौन से, एक अभ्यंतर तट और एक बाह्य तट। तो अपन स्टार्टिंग में निकाला था ना, अभ्यंतर सूची व्यास, मध्यम सूची व्यास, बाह्य सूची व्यास। तो अभ्यंतर तट कौन सा कहलाएगा, मैंने बताया था एक डायग्राम। हाँ यस, बहुत अच्छा, देखो कितना अच्छा पढ़ा। जो जम्बू द्वीप की जगती के जगती वाला पोर्शन है, यानी जहाँ जम्बू द्वीप कंप्लीट हुआ उसकी जो जगती थी, वहाँ से जो वेरिएशन, यानी वहाँ से जो मेजरमेंट किया जाता है वो लवण समुद्र का क्या हुआ है, अभ्यंतर यानी अंदर का तट। जैसे जम्बू द्वीप आया, फिर घेरे में लवण समुद्र आया, तो जम्बू द्वीप की जो जगती थी वो आपका लवण समुद्र का क्या हो गया, अभ्यंतर तट। और जहाँ लवण समुद्र की जगती आएगी, राइट, वो क्या हो जाएगा, लवण समुद्र का बाह्य तट। और लवण समुद्र के एग्जैक्ट सेंटर में जो आप एक ग्राउंड लगा दो तो वो क्या हो जाएगा, लवण समुद्र का मध्यम तट। तो अपन कितनी बार पढ़े कि लवण समुद्र में पाताल कहाँ है, तो मध्यम परिधि में है, राइट। और अभ्यंतर तट और बाह्य तट ये सभी का आएगा। फिर अपन ने पढ़ा था कि लवण समुद्र में जो मत्स्य है अथवा अन्य जल जीव जंतु है वो सब कहाँ रहते हैं, तो बाह्य तट पर भी अलग है, अलग साइज के हैं, और अभ्यंतर तट पर भी अलग साइज के हैं। तो यहाँ फिर से शब्द आया कि लवण समुद्र के दोनों तट, दोनों यानी अभ्यंतर और बाह्य। और शिखर, शिखर पर स्थित नगरियों का वर्णन। शिखर यानी टॉप पर जो नगरी है वो कहाँ कहाँ पर होती है, कितनी कितनी नगरियाँ होती है, तो टोटल नगरियाँ है 1,42,000 नगरियाँ, यानी 1,42,000 नगरी कहाँ पर है, समुद्र में। लवण समुद्र में कितनी नगरियाँ हैं, 1,42,000